नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दिल्ली में, दिल्ली की सीमाओं पर कह लीजिए, हरियाणा से लगी हुई सीमा पर जो है एक तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा है। 2020 में भी ऐसा आंदोलन चला था, तब भी इसे खालिस्तानी तत्वों का समर्थन था, आज भी है। इस आंदोलन की प्रकृति को ज़रा समझिए तो आपको समझ में आएगा कि ये मामला है क्या। दरअसल ये मामला कुल मिलाकर राजनीतिक है। राजनीति करने में कोई बुराई नहीं है। राजनीतिक उद्देश्य से कोई आंदोलन करना, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप राजनीति का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो इस डेमोक्रेसी में इसमें कोई बुराई, कोई ऐतराज़ की बात नहीं है। लेकिन जब आपका लक्ष्य कुछ और हो और आप कर कुछ और रहे हों और दिखावा कुछ और का कर रहे हों, तब समस्या पैदा होती है। ये जो लोग जुड़े हैं वो दरअसल मेरी नज़र में ये आंदोलनकारी नहीं, उपद्रवी हैं। ये उपद्रव करने के लिए आए। इनका मकसद किसानों का हित नहीं है, इनका मकसद है देश में अराजकता पैदा करना। देश में अराजकता पैदा करके जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसके प्रति जनता का मोह भंग हो या जनता की नाराज़गी बढ़े, इसकी कोशिश है। पिछले आंदोलन में भी यही कोशिश हुई थी, बुरी तरह से फ्लॉप रहा। पिछले आंदोलन को आप जानते हैं कि 3 कृषि कानून वापस हो गए। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। सरकार को हमने झुका दिया। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि उन्होंने सरकार को नहीं झुकाया, उन्होंने देश को झुका दिया। वो 3 कृषि कानून वापस होने से कृषि क्षेत्र का, देश में कृषि के विकास में कितनी बड़ी बाधा पैदा हुई है, कितने साल पीछे ले गए हैं कृषि विकास को, इसका अंदाज़ा भी शायद उनको नहीं है, या अंदाज़ा है इसीलिए उन्होंने किया है। तो जो भी आंदोलन में आए थे उस समय भी और आज भी, वो दरअसल किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनका किसानों के हित से कोई लेना देना नहीं है। कैसे हो सकता है कि पंजाब के किसानों का एक वर्ग ये तय करे कि भारत की कृषि अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? बल्कि ये तो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी ये भी हम बताएंगे, उसी हिसाब से चलिए। सरकार से 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार ने जो प्रपोज़ल दिया है, देखिए समस्या समझनी पड़ेगी पंजाब की है क्या। पंजाब की समस्या है सबसे बड़ी, जो धान और गेहूं की खेती हो रही है उसमें जो पानी, जो पेस्टिसाइड और जो खाद का इस्तेमाल, रासायनिक खाद का इस्तेमाल हो रहा है, उससे हो रहे नुकसान का है। अब एक धंधा पंजाब में, चूँकि एमएसपी पर सरकार खरीदती थी, धान खरीदती है अभी भी, धान और गेहूं, तो आपको आंकड़े अगर देखेंगे तो देखकर चौंक जाएंगे कि पंजाब में जितना धान पैदा होता है, जितना गेहूं पैदा होता है, एमएसपी पर खरीद उससे ज़्यादा की होती है। तो ये कहाँ से आता है? दूसरे राज्यों से आता है। ये बिचौलिए लेकर आते हैं। तो बिचौलियों का सबसे बड़ा धंधा बन गया है, उसका केंद्र बन गया है, जो इसको टूटने नहीं देना चाहता। सरकार क्यों उनकी बातों को मान नहीं रही है? क्यों वो एमएसपी को की लीगल गारंटी नहीं दे रही है? उसकी बात को समझिए तो आपको समझ में आएगा कि ये न केवल पंजाब के किसानों के हित में है, ये देश के किसानों के भी हित में है, देश की कृषि की अर्थव्यवस्था के हित में है और ओवरऑल जो इकॉनमी है उसके भी हित में है। सरकार का पहला उद्देश्य इस समय है कि किसी भी तरह से पंजाब में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, यानी पंजाब के किसान धान और गेहूं की खेती से बाहर निकलें। अब आप कहेंगे साहब अगर उसमें फ़ायदा है, उसमें मुनाफा है, तो उससे क्यों निकले? उसमें मुनाफे की बात तो आप छोड़ दीजिए। अगर ये क्रम चलता रहा तो अगले कुछ सालों में 3/4 पंजाब रेगिस्तान बन जाएगा। फिर वो फसल ही नहीं बो पाएंगे तो फ़ायदे और नुकसान की तो बात ही नहीं रह जाएगी। वाटर टेबल लगातार नीचे गिरता जा रहा है। पूरे पंजाब में 128 ब्लॉक हैं, जिनमें से सिर्फ 29 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पानी का दोहन हो सकता है, अंडरग्राउंड पानी उपलब्ध हो सकता है। बाकी जगह लगातार बोरिंग नीचे से नीचे जा रही है और फ्री बिजली मिलने से पहले जितने ट्यूबवेल थे उससे कई गुना अब हो गए हैं। फ्री बिजली का इस्तेमाल जो है बोरिंग को और नीचे ले जाने पर है। और ये जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, जो रासायनिक खाद का इस्तेमाल हो रहा है, उससे पानी जहरीला हो रहा है। कैंसर की ट्रेन देश में या दुनिया में कहीं नहीं चलती, कैंसर एक्सप्रेस पंजाब से चलती है। कैंसर का शिकार हो रहे हैं लोग।
तो पंजाब की इकॉनमी को बर्बाद करने का फॉर्मूला बता रहे हैं ये किसान। सरकार ने इनको 5 क्रॉप्स बताई कि आप जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर जाएं और दलहन, तिलहन, कपास और उसके अलावा मक्के की खेती करें। मक्के की खेती में सबके लिए विन विन सिचुएशन है, सबके लिए फ़ायदे का सौदा है। सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों को अलाउ किया है कि 20% तक एथेनॉल का मिश्रण कर सकते हैं पेट्रोल में। तो 20% का टारगेट पूरा करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गन्ने की सप्लाई से इतना मिल नहीं पा रहा है। वो मिल सकता है मक्के की सप्लाई से। अगर मक्का मिले तो एथेनॉल की मात्रा बढ़ सकती है। एथेनॉल मिलने का मतलब है किसान का फ़ायदा है, उसको ज़्यादा दाम मिलेगा, पेट्रोल सस्ता होगा, पूरी इकॉनमी पर उसका असर पड़ेगा। उपभोक्ता को पेट्रोल सस्ता मिलेगा पहले की तुलना में, क्लीन फ्यूल मिलेगा, ज़्यादा साफ़ होगा, प्रदूषण कम होगा, उसका फ़ायदा होगा। पराली जलाने से जो नुकसान होता है, प्रदूषण जो बढ़ता है, उसमें कमी आएगी अगर गेहूं और धान की खेती कम होगी। तो कुल मिलाकर जो फ़ायदे की बात है उस पर बात करने के लिए ये तथाकथित किसान नेता तैयार नहीं है। अब ये आए हैं पंजाब से चले हैं। पंजाब में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने साफ साफ निर्देश दिया है कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर, जेसीबी लेकर आप हाईवे पर नहीं चल सकते। लेकिन पंजाब सरकार ने खुली छूट दे रखी है। इनके बैरियर हटाकर जो है इनको जाने दिया जा रहा है हरियाणा की सीमा पर। सरकार, केंद्र सरकार ने पिछले और हरियाणा सरकार ने भी पिछले तथाकथित आंदोलन से सबक सीखा है और इस बार थोड़ा सख्ती की है। उनको हरियाणा बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। पंजाब से हरियाणा तक आने में कोई रोक नहीं है, तो बेरोक टोक आ रहे हैं। कोई आंदोलनकारी, आप मुझे बताइए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को एक बार छोड़ दीजिए, जेसीबी मशीन और ऐसी मशीनें लेकर आंदोलन के लिए क्यों आएगा जो बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इस्तेमाल होती हैं? किस लिए? क्या दिल्ली पर हमला करने के लिए आ रहे हैं? उसकी एक बानगी तो वो 2021 में 26 जनवरी को दे चुके हैं, जब लाल किले पर हमला किया था। और किस तरह के बयान आ रहे हैं, कह रहे हैं कि पंजाब से लगी हुई पाकिस्तान की सीमा हम खोल देंगे। खालिस्तान का नारा लगाया जा रहा है। खालिस्तान के झंडे लगे हुए ट्रैक्टर चल रहे हैं, नए ट्रैक्टर हैं, उन पर ट्रैक्टर्स पर जो म्यूज़िक सिस्टम लगे हैं 2-2, 2.5 लाख के, ये गरीब किसान हैं। तो गरीब किसानों का तो कोई हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय गेहूं की फसल का समय है। मार्च तक गेहूं के खेत खाली कर लिए जाते हैं पंजाब और हरियाणा में। इस समय ट्रांसपोर्टेशन का समय है, और ऐसे समय में ये ब्लॉकेड, ये जो है रास्ता बंद करना, ये न केवल पंजाब के खेती का व्यापार करने वालों के लिए बल्कि किसानों के लिए भी समस्या का सबब बना हुआ है। तो सरकार से जो बातचीत हो रही है, दरअसल ये बातचीत से कोई हल चाहते नहीं। और ये स्थिति क्यों बन रही है, इसको समझिए, इसके पीछे की राजनीति। इस देश में जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उनका राजनीतिक आधार खत्म हो चुका है, उनकी राजनीतिक ज़मीन खत्म हो चुकी है। वो 2 जगहों पर बची हुई हैं। स्टेट के लिहाज से कहें तो केरल में बची हुई हैं, और दो संगठनों में या 2 संस्थानों में कह लीजिए, एक मजदूर संघ है और दूसरे किसान यूनियन, खासतौर से पंजाब की किसान यूनियन। ये जो आपको आंदोलनकारी पिछली बार दिखे थे, इस बार भी दिख रहे हैं, ये सब कम्युनिस्ट समर्थित यूनियंस के लोग हैं जो ये आंदोलन चला रहे हैं। इनका मकसद किसानों का हित नहीं है, न पंजाब के किसानों का, न देश के बाकी किसानों का। इनका उद्देश्य है इस सरकार को उखाड़ फेंकना। मैं कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में ऐसी इच्छा रखना या ऐसी कोशिश करना कोई गलत नहीं है। अगर आप मौजूदा सरकार के खिलाफ हैं, उसको हटाना चाहते हैं, नई सरकार लाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए आंदोलन कीजिए। आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए, आंदोलन अराजकता पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन इनका मकसद है अराजकता पैदा करना, ऐसी स्थिति पैदा करना जिसमें सरकार मजबूर होकर बल प्रयोग करे। पंजाब में यही आंदोलन अभी कुछ दिन पहले चल रहा था। उसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फायरिंग हुई, एक किसान की मौत हुई। आपने कोई आवाज़ सुनी उसके खिलाफ? ये लोग दरअसल चाहते हैं कि ये दिल्ली और दिल्ली की सीमा पर हो, यहाँ पुलिस बल का प्रयोग करे
अब आप देखिए कल क्या किया है उन्होंने। कल इन्होंने पराली जलाई है, उस पर मिर्ची पाउडर डालकर, जिससे पुलिस बलों को चकमा दिया जा सके, पुलिस बल जो है निष्क्रिय हो जाए और ये बैरियर तोड़कर अंदर घुस जाए। जेसीबी मशीनें लेकर आए हैं, जिससे जो बैरियर लगे हुए हैं, जो सीमेंट के अवरोधक लगाए गए हैं, उनको तोड़ा हटाया जा सके। तो इस आंदोलन का लक्ष्य दिखाने के लिए किसानों का हित है, वास्तव में राजनीतिक लक्ष्य है और वो अघोषित है। सबसे बड़ी समस्या ये है, वो अगर घोषित करके बोलें कि हम इस सरकार को हटाना चाहते हैं, तो भाई आप पूरे देश भर में घूमिए, लोगों को कन्विंस कीजिए, अपनी बात समझाइए और कहिए कि ये सरकार किसान विरोधी है, किसानों के हित में काम नहीं करेगी, इसलिए सरकार को हटाना ज़रूरी है। सरकार को हटा दीजिए। लोगों को अगर लगेगा कि आपका पक्ष सही है तो सरकार के खिलाफ वोट देंगे, सरकार को हटा देंगे। डेमोक्रेसी में तो इसी तरह से काम होता है। लेकिन आपका मकसद तो ज़रूर है इस सरकार को हटाना, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हटाना चाहते। आप देश में अराजकता पैदा करके इस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और चाहते हैं इस सरकार के खिलाफ माहौल बने। समस्या इनकी ये हो रही है कि इनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इनको बड़ी गलतफहमी हो गई थी पिछले आंदोलन के दौरान, उसमें 700-800 लोग मरे थे और वो मरे थे इनकी वजह से। बार बार सरकार पर दोषारोपण करते हैं। सरकार इनसे बार बार अनुरोध करती रही, विनती करती रही कि आंदोलन में जो बूढ़े हैं, जो बीमार हैं, उनको धरने पर मत बैठने दीजिए, उनको घर वापस भेजने का इंतज़ाम हम कर देते हैं, उनको घर वापस भेज दीजिए। नहीं भेजा तो बीमार और बूढ़े लोगों की मौत हुई। उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये आंदोलनकारी नेता थे, जिनकी वजह से उन लोगों की जान गई। उनको लगा कि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, तो उनमें से ज़्यादातर यूनियंस ने, किसान यूनियंस जो उस पिछले वाले आंदोलन में शामिल थी, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली और पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ा इस उम्मीद में कि हमारी सरकार बन जाएगी और हम शासन में आ जाएंगे। देखिए दिखावा क्या था, उद्देश्य क्या था। उद्देश्य शुद्ध रूप से राजनीतिक था। नतीजा ये हुआ कि पार्टी के जितने उम्मीदवार थे उनमें से लगभग सबकी जमानत जब्त हो गई। यानी जनता आपके साथ उस समय भी नहीं थी, आज भी नहीं है। जनता जो आपके साथ दिखाई दे रही है वो डर के मारे, आपकी गुंडागर्दी के डर की वजह से जनता साथ दिखाई दे रही है। साथ दिखाई देने का मतलब चुपचाप मौन समर्थन कर रही है, वो आपके साथ नहीं खड़ी है। ये बात 2022 के विधानसभा चुनाव से बड़ा स्पष्ट हो गया और ये बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में स्पष्ट हो गई। बड़ी उम्मीद थी इन आंदोलन जीवियों की कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदल देंगे। वो योगेंद्र यादव जो है वो इनके बड़े प्रवक्ता थे। दरअसल वो उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा की आग धधकती रहती है उनके दिल के अंदर, वो आग कभी बुझती ही नहीं है। किसी तरह से विधानसभा में पहुंच जाए, संसद में पहुंच जाए, ये उनकी इच्छा है। उनको लगा कि ये आंदोलन अगर सफल हो गया, अगर हमने उत्तर प्रदेश में, पंजाब में सरकारें बदल दी, तो हमारी राजनीति का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन जनता तो साथ थी नहीं, तो ऐसा होना नहीं था, ऐसा हुआ नहीं और आगे होगा भी नहीं। तो सरकार कोई भी प्रस्ताव दे, कितना भी अच्छा प्रस्ताव दे, इनको मानना नहीं है। इनको सरकार के हर प्रस्ताव को रिजेक्ट करना है, जिससे गतिरोध बना रहे, जिससे उनको इस अराजकता का, इस उपद्रव का बहाना मिलता रहे। तो अब ज़रूरत है सरकार को कि इन उपद्रवी तत्वों से, अराजक तत्वों से उसी तरह से निपटा जाए जैसे उपद्रवियों से निपटा जाता है। इसके अलावा और कोई रास्ता इन्होंने छोड़ा नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।